बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस या प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिसऑर्डर्स इन नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम में कोई ख़राबी हो जाए तो उसकी तशख़ीस कैसे की जाए। डायग्नोसिस का मतलब है उर्दू में तशख़ीस कहते हैं, और इसका मतलब ये है कि किसी बीमारी का सबब मालूम किया जाए। क्यों? क्योंकि जब तक सबब मालूम ना हो तब तक इलाज मुश्किल है। एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिजीज़ का पता चल जाए तो उस कॉज को रिमूव करेंगे तो फिर हमें रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ 3 बड़े प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स का जिक्र है जो नर्वस सिस्टम की खराबियों को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें से एक है EEG, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। यहाँ नाम में थोड़ा सा फर्क है। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी में क्या किया जाता है, ब्रेन से रिलीज होने वाली इलेक्ट्रिक वेव्स को डिटेक्ट करके उसके जरिए जहन की कैफियत का पता चलाया जाता है। ये आपने सुन रखा है, हमारा हार्ट भी करंट जनरेट करता है, मसल्स भी करंट जनरेट करते हैं, ब्रेन के सेल्स भी करंट जनरेट करते हैं, लेकिन ब्रेन के कॉर्टेक्स के सेल्स सबसे ज़्यादा करंट जनरेट करते हैं। उसको डिटेक्ट करने के लिए एक खास टाइप की टोपी कह सकते हैं आप, वो बनाई गई है। इस टोपी में बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं। ये इलेक्ट्रोड भी उस एग्जैक्ट पॉइंट के हिसाब से बने हुए हैं जहाँ से करंट ज़्यादा निकलता है, और इन इलेक्ट्रोड से तारों का एक बड़ा मजमुआ निकलता है। फिर ये सारे तार ले जाके इनको कंप्यूटर के मॉनिटर के साथ जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद फिर क्या करते हैं, आदमी कुछ नहीं होता, ना दर्द होता ना कुछ, टोपी पहनाई ही गई है बस। वो करंट जनरेट होने के हिसाब से यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की वेव्स बनती हैं। इन वेव्स को देखकर जो माहिर डॉक्टर होता है, इसका एक्सपर्ट, वो मेंटल जो कैफियत है या स्टेट है उसको मालूम करता है। कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आदमी सोया हुआ हो तो ये वेव्स और तरह की होती है, एक्साइटेड हो तो ये वेव्स और तरह की होती है, अगर वो डल है, डिप्रेस्ड है तो वेव्स और तरह की है, और इनको देख के मेंटल स्टेटस का पता चला जाता है। तो जो बहुत सारे सर दर्द की बीमारियां हैं या ब्रेन से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो इनका इसके जरिए पता चलाया जाता है। और यहाँ जो नज़र आता है उसको इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम कहते हैं। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ये है, हालांकि ग्राफ इसको कहना चाहिए। पूरे अपरेटस को इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का, अपरेटस का नाम ग्राफ है और ग्राफ का नाम ग्राफ है। ये थोड़ा सा अपने ख्याल रखना है। इस टेक्निक को इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी या EEG कहा जाता है। एक ECG था, वो हार्ट से रिलेटेड था आपको पता है। अच्छा, अब दूसरी है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, या इसको कहते हैं CT स्कैन। CT स्कैन स्कैनिंग बज़ाहिर सरफेस की मालूमात को कहते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है, एक बेड होता है बड़ा सा, उस बेड में मरीज को लिटाया जाता है, आराम से लेट जाता है मरीज, और फिर इसके ऊपर मल्टी डायरेक्शनल एक्सरेज लगे होते हैं, बहुत सारे, ऊपर से भी नीचे से भी। वो महसूस नहीं होता कि एक्सरे कोई चीज़ है। उनकी डिज़ाइनिंग इस तरह से है कि यहाँ काफ़ी देर रखा जाए तो ये एक्सरेज इसके कई डायरेक्शन से एक्सरेज रहते हैं। इवन बगैर सेक्शन काटे ब्रेन के इनर सेक्शंस की भी एक्सरे आ जाती है, 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। स्पाइनल कॉर्ड के एक एक पार्ट की एक्सरे आ जाती है, डिटेल्ड पिक्चर्स, और उसके ज़रिए फिर अगर उसमें नर्वस सिस्टम में कोई ख़राबी हुई है या डिजनरेशन है या कोई मसलन डिस्क स्लिप है या कुछ है, तो वो सारी डिटेल पता चल जाती है और इलाज करना इससे आसान होता है। तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ मल्टीपल एक्सरे। इसके भी सिस्टम कंप्यूटर से लिंक्ड होता है, और कंप्यूटर बाद में आपके सामने तफसीली इमेजेस रख देता है, उसको माहिर देखकर फिर जज करता है कि क्या खराबी है। इसी तरह इससे भी बेहतर एक और है, वो है मैग्नेटिक
रेजोनेंस इमेजिंग या MRI कहते हैं उसको, MRI, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड यूं समझ लें कि एक इस तरह का टनल है, बड़ी सी मशीन, इस टनल में बहुत हर डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। मरीज को एक मूवेबल बेड में लिटाया जाता है। ये बेड इस तरह से है, यहाँ मरीज चित लेटेगा, लेटने के बाद एक खास स्टाइल से ये बेड मूव करके अंदर जाएगा, खास स्पीड से। जब इसके अंदर जाएगा तो हर तरफ से मैग्नेटिक फील्ड उसकी इमेजिंग करेगा, और ये इमेज भी बहुत ज़्यादा तफसीली होते हैं, और विदाउट सेक्शन इंटरनल इमेजेस भी बनते हैं, 3 डायमेंशनल इमेजेस भी बनते हैं। इसके ज़रिए ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड और जितने नर्व्स हैं उनकी तफसीली पिक्चर सामने आ जाती है, और उसके ज़रिए भी अगर कहीं कोई ख़राबी हुई तो उसका पता चलाया जा सकता है। तो ये दोनों में बस इतना सा फ़र्क था CT स्कैन और MRI में, कि यहाँ पर मैग्नेटिक रेजोनेंस इस्तेमाल किया गया है, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इमेजिंग की गई है, उसमें एक्सरेज की मदद से इमेजिंग की गई। इसके साथ ये चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। एंडोक्राइन सिस्टम से पहले मैं आपको चंद बातें याद दिला दूँ। मैंने पिछले चैप्टर में जिक्र किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका मफहूम यह था कि एक जानदार कई ऑर्गन सिस्टम से बना है, और वो सारे ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? हर कोई अलग अलग काम करता है, और हर एक का किया हुआ काम एक दूसरे के मफाद में होता है। तो कोई सिस्टम अपना काम उस वक्त करता है करे जब दूसरे को उसकी ज़रूरत है, तो उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 2 पार्ट्स हैं। एक नर्वस पार्ट है जिसको हमने पढ़ लिया, दूसरा केमिकल कंट्रोल या केमिकल कोऑर्डिनेशन है जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। नाम से जाहिर है यहाँ कुछ मखसूस टाइप के केमिकल्स इस कोऑर्डिनेशन में काम आएंगे, जिनको हम हार्मोन कहते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा एक फर्क याद रखना, असल जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो तो है नर्वस सिस्टम, तो ये केमिकल सिस्टम नर्वस सिस्टम की मदद करता है। एक दूसरी बात ये याद रखें कि नर्वस सिस्टम जो क्विक नेचर के एक्शंस हैं वो ये खुद परफॉर्म करता है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन लॉन्ग टर्म और स्लो एक्शंस को इसको दिया जाता है, क्योंकि ये जो केमिकल सफ़र करेंगे ये खून के जरिए सफ़र करेंगे। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि न्यूरॉन के अंदर जो नर्व इम्पल्स चल रही थी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। हमने पढ़ लिया था मैक्सिमम कितनी थी, 120 मीटर्स पर सेकेंड, जबकि इन केमिकल्स ने खून की स्पीड से चलना है, खून इतना तेज नहीं चलता, तो ये बहुत स्लो है। तो स्लो नेचर के काम, लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाले काम जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन और इस तरह से जो प्रोसेसेस हैं वो केमिकल कंट्रोल संभालेगा, और जो क्विक नेचर के हैं वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। अब इस केमिकल कंट्रोल में 2 चीज़ों को हमने फिर क्लियर करना है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड को, दूसरा हार्मोन को। तो सबसे पहले ग्लैंड से हम शुरू करते हैं। ग्लैंड इज अ सेल और ऑर्गन विच सीक्रेट समथिंग। कोई सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स या ऑर्गन जो अंदर से कोई चीज सीक्रेट करे उसको ग्लैंड कहते हैं। और ये ग्लैंड 2 तरह के हैं, कुछ को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे कहलाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इन दोनों में फर्क क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव देयर ओन डक्ट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ या ट्रांसपोर्ट ऑफ देयर सिक्रीशंस। इनकी सिक्रीशन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए इनकी अपनी डक्ट्स, अपने बनाए हुए रास्ते हैं। सिक्रीट किया, डक्ट के जरिए टारगेट तक पहुंचा दिया, और यूजुअली ये अपने टारगेट के बहुत करीब होते हैं। और इनकी सिक्रीशन को मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ नाम दिया जाता है, लेकिन एक जनरल टर्म है, वो है जूसेस। देयर सिक्रीशंस आर कॉल्ड जूसेस।
जैसे गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, पैंक्रियाटिक जूस वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। डक्टलेस ग्लैंड्स, ये डक्टलेस इसलिए कहते हैं कि इनकी सिक्रेशन को टारगेट तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग से कोई डक्ट्स नहीं, बल्कि देयर सिक्रेशंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड थ्रूआउट द बॉडी। खून के जरिए इनकी सिक्रेशन को जहां जहां खून जाता है वहां तक इनको पहुंचाया जाता है, और पूरे जिस्म में फैलने के बावजूद ये एक्शन सिर्फ अपने टारगेट पर करते हैं। एंड देयर सिक्रेशंस आर कॉल्ड हार्मोन्स। इनकी सिक्रेशंस को हार्मोन्स कहा जाता है। ये फर्क है, इनके सिक्रेशन को जूस कहा गया और एंडोक्राइन की सिक्रेशन को हार्मोन कहा गया। अब अगर आपके जहन में आए एंडोक्राइन ग्लैंड, तो पहले क्या जहन में आना चाहिए? ये ग्लैंड है जिसकी अपनी कोई डक्ट नहीं है, तो इसकी सिक्रेशन कौन ले जाता है? ब्लड ले जाता है। और ब्लड कहाँ ले जाएगा? पूरे जिस्म में घुमाएगा, लेकिन एक्शन ये सिर्फ अपने टारगेट पर करेंगे। तो अब हम देखेंगे ये टारगेट पर कैसे एक्ट करते हैं, ये सारी बातें हमें समझना है। तो सबसे पहले हार्मोन्स। हार्मोन्स की डेफिनेशन आप ध्यान में रखें। हार्मोन्स आर सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस हैं। दूसरी बात, दीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। इनको खून के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कहां की जाती है? पूरे जिस्म में। बट दे एक्ट ओनली ऑन देयर टारगेट्स। पूरे जिस्म में होने के बावजूद भी ये सिर्फ अपने टारगेट्स पर एक्ट करते हैं। अब ये टारगेट कैसे पहचानते हैं, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एक और जुमला लिखेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। वो क्या करते हैं? ये टारगेट पर एक्ट करके क्या करते हैं? आइदर स्टार्ट और स्टॉप एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस। ये हार्मोन का फंक्शन है। हार्मोन्स क्या कर रहे हैं? एक प्रोसेस या रिएक्शन पहले से मौजूद होगा, उसको या रोकने का काम ये करेंगे या चलाने का। ये बताना इसलिए जरूरी है कि अक्सर हार्मोन और एंजाइम में कंफ्यूज होना पड़ता है। तो आप याद क्या रखेंगे? एंजाइम रिएक्शन की स्पीड तेज करते हैं, हार्मोन रिएक्शन को रोकने या चलाने की जिम्मेदार है। लेकिन एक ही हार्मोन दोनों काम नहीं कर सकता। जो चलाता है वो चला सकता है, रुके हुए को चलाएगा। जो रोक सकता है वो चलते को रोकेगा। एक ही हार्मोन रोकने और चलाने के काम नहीं कर सकता। तो अब ये चार जुमले आपको याद रखने पड़ेंगे हार्मोन से रिलेटेड। पहली चीज क्या है? दीज आर सिक्रेशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरा जुमला क्या है? विच आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड थ्रूआउट द बॉडी। और तीसरा क्या है? बट दे एक्ट ऑन देयर टारगेट्स। और टारगेट्स पर एक्ट क्या करते हैं ये? या ऑलरेडी पहले से प्रोसेस मौजूद है, उसको चलाना है या रोकना है, ये इनकी ड्यूटी। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं इनकी एक और खूबी की तरफ। इनको मैसेंजर्स भी कहा जाता है। वैसे मैसेंजर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हार्मोन को भी मैसेंजर कहा जाता है। मैसेंजर क्यों कहते हैं? हम ये कह सकते हैं, दे ब्रिंग और कैरी अ मैसेज फ्रॉम वन सेल टू अनदर, or from one organ to another organ, or from one group of cells to another group of cells. ये मैसेज लेकर आते हैं, इसलिए they are considered as messengers. तो मैसेज क्या है? या तो काम रोकने का मैसेज लेकर आए हैं या काम जारी रखने का मैसेज लेकर आए हैं। अच्छा, अब दूसरी जो जरूरी बात है वो ये है, मसलन ये जिस्म है, एक हार्मोन यहाँ से चल पड़ा, पूरे जिस्म में फैला, लेकिन सिर्फ टारगेट पर एक्ट कैसे करें? इसको कैसे पता चलेगा कि टारगेट है? तो टारगेट पर एक्ट ये अपनी मर्जी से नहीं करेगा, बल्कि टारगेट सेल खुद इसको रिसीव करेगा। टारगेट सेल या ऑर्गन वो होगा
जिसकी मेम्ब्रेन पर कुछ खास टाइप के रिसेप्टर्स लगे होंगे। मसलन ये रिसेप्टर है, हार्मोन खून के जरिए चला आता है और खून तो तकरीबन हर सेल के करीब से गुजरता है। जब ये हार्मोन इस टारगेट के करीब आएगा तो इट विल अट्रैक्ट, जब ये यहाँ इसके साथ अटैच होगा फिर इसका एक्शन शुरू होगा। एक्शन शुरू क्या होगा, बाज हार्मोन्स सेल के अंदर जाके किसी जीन को एक्टिवेट करा के उससे प्रोटीन बना के काम करवाते हैं। बाज खुद अंदर नहीं जाते, यहाँ एक और केमिकल को एक्टिवेट करते हैं, वो जाके फिर अपना अंदर मेटाबॉलिज्म के काम करवाता है। तो यूं ज़हन में रखें कि हार्मोन फिर रहा होता है पूरे जिस्म में, लेकिन जो ही उस टारगेट के करीब से पहुंचता है जिसकी सरफेस पर इनको रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स होंगे, जब उसके करीब जाएगा तो वो रिसेप्टर इनको खुद कैच करेगा। कैच करने के बाद अब एंजाइम हार्मोन का काम शुरू होगा। चल रहा था प्रोसेस तो रुकवा देगा, रुका हुआ था तो चला गया। तो एक जगह का पैगाम किसी और जगह तक इसने इस तरह से पहुंचाया, इसलिए इनको कहते हैं मैसेंजर्स। अब दूसरी बात, हार्मोन कितनी तरह के, बाय नेचर क्या है या नेचर ऑफ हार्मोन। देखें, नेचर बताना भी जरूरी है। मसलन आप जानते हैं एंजाइम की नेचर क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, तो हार्मोन भी कोई नेचर होगी। पहला जुमला ये है कि दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और बाय नेचर इनमें से कुछ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड याद है ना क्या है, लिपिड्स की एक टाइप, लिपिड की एक टाइप है स्टेरॉइड्स। इसकी गिनती की चंद मिसालें हैं, आप कह सकते हैं। इसमें एक जुमले में लिखना चाहें तो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, जितने भी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं ये बाय नेचर क्या है, स्टेरॉइड्स। मिसाल के तौर पर टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ETC, ये वो मैसेंजर्स हैं जो टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाके, उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करके उसके भी अंदर जाके किसी जीन को एक्टिवेट करे, फिर वो जीन प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन काम करेगा। इनका तरीका ये। दूसरे हैं प्रोटीनेशियस। प्रोटीनेशियस के कई मानी हैं। इनमें से कुछ मुकम्मल प्रोटीन्स हैं, जैसे इंसुलिन। ये जो प्रोटीनेशियस नेचर के हैं ये सेल के अंदर नहीं जाते, ये रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद रिसेप्टर के साथ अटैच होकर अंदर सेकंड मैसेंजर तक पैगाम ले जाता है, वो सेकंड मैसेंजर काम करता है। तो इधर पूरी तफसील नहीं इसकी छोड़े। तो प्रोटीनेशियस कौन से हैं, खालिस मुकम्मल प्रोटीन्स हैं, और इसकी मिसाल इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, बाकी आप बुक में देखें। कुछ इनकी डेरिवेटिव्स हैं, मसलन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, देखिए प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हैं ना। अमाइनो एसिड कुछ मॉडिफाई हो जाते हैं तो उनको डेरिवेटिव्स कहते हैं। इसकी एक मिसाल है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी तो इन हार्मोन्स के नाम हमने पढ़े नहीं हैं, इसलिए हो सकता है अभी आपको जहन में ना रहें। जब हार्मोन सारे पढ़ लेंगे तो फिर आप इनको क्लासिफाई कर देना, फिर समझ में आएगा। इसी तरह कुछ कैचकोल अमाइन, कैचकोल अमाइंस कहलाते हैं। इसकी मिसाल है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन। इसी तरह कुछ पेप्टाइड्स हैं, पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स की भी कई मिसालें हैं। बहरहाल आपको मैंने कैटेगरीज बता दी कि ये दो बड़ी कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी लिपिड्स वाली है, दूसरी प्रोटीन वाली। लिपिड की मखसूस टाइप स्टेरॉइड्स कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, जबकि प्रोटीन नेचर वाले इनमें फिर तकसीमात हैं कि कोई मुकम्मल प्रोटीन है, कोई आधा प्रोटीन है, कोई अमाइनो एसिड की डेरिवेटिव है। कैचकोल अमाइन खुद अमाइनो एसिड है। तो ये सारे
ये वही काम करेंगे जो एक हार्मोन कर सकता है, यानी किसी प्रोसेस को स्टार्ट या स्टॉप कराना। और एक आइडिया ये बताया गया है कि ह्यूमन के अंदर तकरीबन 50 टाइप्स के हार्मोन्स काम करते हैं, 50 तरह के हार्मोन्स। ये सारे तो हम नहीं पढ़ेंगे, अलबत्ता कुछ बड़े बड़े जो एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं उनके सिक्रीट किए हुए हार्मोन्स के बारे में हम तफसील पढ़ेंगे।